उसका नाम था सारी बलोच। दिखने में बेहद आकर्षक और सुंदर महिला। उम्र भी यही कोई 30 साल के आसपास थी। अनपढ़ नहीं थी, बल्कि साल 2014 में पाकिस्तान की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड और 2015 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में एमएससी की थी। लेकिन 2 दिन पहले कराची यूनिवर्सिटी के परिसर में चाइनीज लैंग्वेज सेंटर के पास एक आत्मघाती हमले में खुद को उड़ा लिया। इस आत्मघाती हमले में कई चाइनीज टीचर्स की भी मौत हो गई और कुछ घायल भी हुए। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। सारी बलोच अब जिंदा नहीं है। हालांकि यह हमला हमारे एक दुश्मन देश में हुआ है, ये हमारे लिए कोई बड़ी संवेदना का दिवस नहीं है। लेकिन सारी बलोच ने आत्मघाती हमला करके 2 दशकों बाद एक सवाल को फिर से जिंदा कर दिया कि आतंकवादी कौन है, वो कैसे आतंकवादी बन जाते हैं, आखिर ऐसे क्या कारण होते हैं जो खुद को ही बम से उड़ा लेते हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब अपने भारत में कुछ ऐसे दिए जाते हैं कि अशिक्षा, गरीबी आदि चीजें किसी शरीफ और भूले भटके मुसलमान को आतंकवादी बना देती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, यानी सभी सवाल दफन। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि अल जवाहिरी, ओसामा बिन लादेन, बगदादी, हाफिज सईद से लेकर कई बड़े ऐसे आतंकी हुए या है जो उच्च शिक्षा से लेकर पीएचडी तक की डिग्री लिए बैठे रहे और कई ने फिर भी खुद को उड़ा लिया। असल में इस सवाल पर कई शोध हुए, यहां तक कि अनेकों बड़े मनोचिकित्सक आतंकवादियों के बीच भी रहे। साल 2001 से पहले पूरी दुनिया में यही माना जाता था कि अशिक्षा, गरीबी आम मुसलमान को आतंकवादी बना देती है। इसके अलावा चेचन्या में साल 2000 तक इस्लामिक आतंकवादी संगठनों द्वारा रूसी सैनिकों के खिलाफ महिला आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल किया जाता था। इन आत्मघाती बम धमाकों में शामिल होने वाली ज्यादातर महिलाएं वो थी जिनके पति, भाई या पिता को रूसी सैनिकों ने मार दिया था। इसलिए उनके लिए ब्लैक विडो यानी काली विधवाएं जो हमला कर रही है शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो ये विषय पलट गया। इस पर शोध आरंभ हुआ, कारण हमला करने वाले सभी आतंकी डॉक्टर, इंजीनियर और उच्च शिक्षा की डिग्री लिए छात्र थे। फिर क्या था? दुनिया भर के तमाम विश्लेषक इस सवाल की पड़ताल में जुट गए। वो जानना चाहते थे कि किसी मुसलमान में ऐसी क्या बात होती है कि वो जिहादी बन जाता है। इस शोध में सबसे आगे आए ब्रिटेन में अपराध शास्त्र के प्रोफेसर एंड्रयू सिल्क। उनका अध्ययन शुरू हुआ। एंड्रयू ने बताया कि 1970 के दशक में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं अचानक बढ़ गई थी, लेकिन तब तक ये हमले राजनीतिक थे। यानी जैसे साल 1967 में 7 इस्लामिक देश अचानक इस्लाम के नाम पर इजराइल पर टूट पड़े थे। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन विशेषज्ञ इस बात से सहमत हो गए थे कि हमला एक देश पर नहीं था, बल्कि हमलावर मुल्क सिर्फ इस्लाम के नाम पर हमला कर रहे थे ताकि एक काफिर देश का सर्वनाश हो। इसके बाद बुरी तरह हारे इस्लामिक मुल्क एक जगह जमा हुए और तय हुआ कि अब हमला देश पर नहीं करेंगे, इससे विश्व भर में बुरा संदेश जाता है। इसके लिए इस्लाम के नाम पर लड़ने वाली एक गुप्त सेना तैयार की जाने लगी, जिन्हें आतंकी संगठन कहकर ये लोग खुद को बचाने लगे। यानी विशेषज्ञ यहाँ तक अपनी पड़ताल पूरी कर चुके थे, लेकिन अभी भी एक सवाल था कि बाकी मुसलमानों के अंदर आतंक की सोच कैसे पनपती है। क्या ये लोग वो मनोविकार या हीन भावना से जूझ रहे होते हैं? ऐसे सवालों की पुष्टि बहुत थी, लेकिन सबूतों की भारी कमी थी। दूसरा, इस मामले में शोध कर रहे मनोचिकित्सकों के पास भी जानकारियां बहुत कम थी और वे आतंकवादियों की आत्मकथाओं, मीडिया में आए उनके इंटरव्यू से काम चला रहे थे। इस दौरान वो दिमागी बीमारी का पहलू भी देखने लगे थे। अंत में एंड्रयू ने लिखते हुए कहा कि कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है कि किसी अनजान आदमी की जान लेने के लिए आपके अंदर पागलपन होना चाहिए। यानी शोध का अंत ये था कि सभी आतंकवादी पागल है, ये राजनीतिक नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग से जुड़ी एक प्रॉब्लम या बीमारी है। लेकिन साथ ही शोध पर सवाल खड़े होने लगे कि ऐसे सबूत भी सामने आते हैं कि आतंकवादी अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। सभी हमला नहीं करते, इनमें से कुछ खाना बनाने वाले हैं तो कुछ उनके ड्राइवर है, कुछ उन्हें पीछे से पैसा दे रहे हैं, कुछ हमला करते हैं तो कुछ अखबारों में उनके पक्ष में लिखकर उन्हें बचाते हैं। साथ ही कुछ विशेषज्ञ ऐसे सबूत लेकर आए कि सारे जिहादी मनोरोगी नहीं है। इसके बाद सामने आए आतंकवाद से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता को लेकर दुनिया भर में मशहूर मनोचिकित्सक मार्क सेजमैन। ये वो मनोचिकित्सक थे जिन्होंने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में हिंसा में शामिल रहे जिहादियों के साथ काफी वक्त बिताया था।
इसके बाद वो अमेरिकी सरकार में खुफिया मामलों से जुड़े सलाहकार बन गए और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए हमले के बाद आए बदलावों को उन्होंने सामने रखा। मार्क सेजमैन ने कहा कि इस हमले के बाद पूरा देश एक नई स्थिति के लिए तैयार होने लगा था। इस दौरान सरकार जानकारों को इस दुश्मन को बेहतर तरीके से समझने के काम में लगाना चाहती थी। हर किसी के लिए समझना मुश्किल था आखिर क्यों कुछ लोग अपनी जान देकर 3000 लोगों को मौत की नींद सुला गए। सेजमैन ने कहा कि इस काम में अमेरिका ने रकम तो खूब झोंकी, लेकिन नतीजे ठोस नहीं मिले। इसके बाद साल 2003 में अमेरिकी सरकार ने आतंकवाद से जुड़े मामलों के विशेषज्ञों की एक आंतरिक टीम तैयार करने का फैसला किया। शोध के लिए नए लोगों को सीधे यूनिवर्सिटी स्तर से हायर किया गया। इसमें भी यही हुआ कि जो विद्वान इस काम में जुटे थे उनके पास सब कुछ समझने का तरीका और काबिलियत तो थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास तथ्य यानी जानकारी नहीं थी। साल गुजरते गए, आतंकवादी हमले होते रहे, लेकिन ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहे थे। पढ़े लिखे आतंकवादी अपनी अलग अलग राय रखते, अनपढ़ जाहिल गवार आतंकवादियों की राय अलग होती। लेकिन इसी बीच एक विशेषज्ञ ने नाम बदलकर मुसलमान बनकर खुद को नफीस बताते हुए सीरिया में जंग लड़ रहे अल नुसरा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से स्काइप और दूसरे मैसेजिंग ऐप के जरिए बात की। जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि वे पूरी दुनिया में शरिया लागू करना चाहते हैं। मामला काफी हद तक सुलझ चुका था, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था कि इतने बड़े स्तर पर लोग कैसे एकजुट होते हैं, उनके पास हथियार कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। इसके बाद अमेरिका के अटलांटा में रहने वाले मनोविज्ञान के प्रोफेसर जॉन हॉर्गन आगे आए और अपने साथियों के साथ इराक गए। वहां पकड़े गए आईएस के लड़ाकों से बात की। तब उन्होंने जिहादी बनने के वैसे तो कई कारण बताए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले लोग किस किस तरह के होते हैं तो उन्होंने कहा ये हम नहीं जानते। यानी मामला फिर उलझ कर रह गया और पहेली बन गई कि मान लिया इस्लामिक स्टेट और अल कायदा में क्या लोग सिर्फ नौकरी के लिए जुड़ रहे हैं? अगर ऐसा है तो आत्मघाती हमलावर खुद को क्यों उड़ा देते हैं? सामने वाले की गर्दन क्या इस कारण रेत देते हैं कि वो काफिर है? या मासूम बच्चियों का बलात्कार करना? यानी ऐसे कारणों की तलाश फिर तेज शुरू होने लगी। फिर अचानक टेररिस्ट साइकोलॉजी को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिन्होंने इस मामले को सुलझा दिया। उन्होंने बताया कि सभी मुसलमान ही उम्मा के हिस्से हैं, तो एक खिलाफत भी होनी चाहिए जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खत्म हो और एक शरीयत लागू हो। इसके बाद शोध हुए, घटनाओं को जोड़ा गया और निष्कर्ष के तौर पर ब्रिटेन में तैयार रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इस टाइटल वाले डॉक्यूमेंट में कहा गया कि आज करीब 62% आतंकवादी ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। जब इन घरों के बच्चे बगदादी, ओसामा जैसे पढ़े लिखे आतंकवादियों के बारे में सुनते हैं तो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, या उनकी स्पीच सुनते हैं तो उनका झुकाव इस तरफ होने लगता है। इसमें कई चीजें सामने आई। एक तो ये कि इन पढ़े लिखे युवाओं के पास तकनीकी दक्षता होती है, दूसरा इन्हें जॉब ऑफर की जाती है, तीसरा इनका माइंड ये कहकर वास किया जाता है कि तुम पढ़ लिख कर मजहब के लिए क्या कर रहे हो। इसी कारण 21 वर्ष की उम्र में ये लोग आतंक की सोच की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब बचा गरीब मुसलमान, लेकिन ये फिदायीन तैयार करने का तरीका नया नहीं है। इसमें फिदायीन तैयार करने वाले पहले किशोर या जवानों को ढूंढा जाता है, फिर इनसे सवाल किए जाते हैं कि आपने दीन के लिए क्या किया या अब क्या कर रहे हैं। आखिरत के बाद जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा तब अल्लाह को तुम क्या जवाब दोगे। इसके बाद इन युवाओं को विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है उसके चित्र मजलूम मुसलमान बताकर या मजलूम कहकर इन्हें दिखाए जाते हैं कि देखो मुसलमानों पर कितने जुल्म हो रहे हैं, क्या तुम इन्हें सह लोगे? तब उनका उत्तेजना से भरा उत्तर होता है नहीं। अब मौलाना आवाज और तेज करते जाते हैं। कच्चे दिमाग के पूरी तरह ट्रांस में आ जाने के बाद उन्हें छांट कर अलग कर दिया जाता है। अब छांटे गए युवकों के दिमाग में खास आवाज में जुनून कुछ गुजरने का भाव भरा जाता है। इन्हीं में इनकी आंखों की सुर्खी देखकर इनसे फिदायीन छांट लिया जाता है। अब यहाँ से उनको जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता है कि तुम क्या जन्नत जाना चाहते हो? तुम्हें आखिरत तक कब्र में इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन दीन के नाम पर कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए जन्नत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर कोई यहाँ भी पूरा तैयार नहीं होता तब मौलाना समझाते हैं कि तुम आम औरतों को देखते हो, जन्नत में तो इससे भी गजब की खूबसूरत हो रहे हैं। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली
पिंडली की हड्डी, और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़ जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा, लेकिन उसको जिसको वो हूर मिलेगी उसको। अश्लीलता से भरी उनके जिस्म की नुमाइश की जाती है और कहा जाता है कि तुम्हें मरने के बाद 72 हुरें मिलेगी। जिहाद करो, फिदाइन बनो, शहीद के लिए जन्नत का रास्ता खुला है। कच्चा दिमाग सोचता है इतना शुभ अवसर, जन्नत पाने का लंबा इंतजार क्यों किया जाए। दीन के नाम पर शहादत और जन्नत का शॉर्टकट, सभी सवाल इसमें दब जाते हैं और कोई भी आम मुसलमान जिहादी बन जाता है। अब मानसिक रूप से तैयार हो जाने के बाद उन्हें सबसे अलग करके पूरी तरह जुनूनी बनाने के लिए लगातार टैप सुनाए जाते हैं। दूसरी तरफ मौका मिलने के बाद फिदाइन पर कुर्बानी का रंग चढ़ाकर बाहर लाया जाता है। वह मरने के लिए इतना उत्तेजित होता है कि उसे संसार, सभी रिश्ते नाते, माँ बाप बेमानी लगने लगते हैं। अक्सर गाड़ी में खतरनाक ज़्यादातर आरडीएक्स भरकर शरीर पर टाइम बम लगाकर इन्हें छोड़ देते हैं कि जाओ निर्दोषों को मारो, जन्नत में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। और इस लालच में एक मुसलमान जिहादी बन जाता है, लेकिन मरने से पहले कभी मौलाना से सवाल नहीं करता कि अगर जन्नत में इतना कुछ है तो वो मौलाना या उसके बच्चे कभी जिहादी क्यों नहीं बनते या आत्मघाती क्यों नहीं बनते। शायद यही सोचकर तस्लीमा नसरीन ने ढाका हमले के बाद ट्वीट किया था कि ढाका हमले के सभी आतंकवादी अमीर परिवारों से थे, उन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की थी। कृपया ये मत कहिए कि गरीबी और निरक्षरता लोगों को इस्लामिक आतंकवादी बनाती है। जहां आम मुसलमान जनसंख्या बढ़ा रहा है, वहीं सरकार अपने सियासी फायदे के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है और मदरसे कट्टरपंथी पैदा करने में लगे हैं।